वो काटने में हमें क्या क्या संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी और वो कैसे हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। वास्तविकता आज की ये है कि समाज ज्यादातर बाजार का गुलाम बन चुका है। उसकी मानसिकता बाजार की गुलाम है। उसमें मैं भी हूं, आप भी है, छोटे किसान हो या बड़े किसान हो। खेती हम अपने सुख के लिए, अपने उपभोग के लिए बाजार से अलिप्त हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो सामाजिक जरूरतें हैं उसके लिए तो हम बाजार पर ही आश्रित हैं। छोटा किसान है, 2 बीघा 3 बीघा, अब धीरे धीरे जमीन सबकी कम हो गई है। वो खुद के लिए उगाए, खुद खाए, या फिर बच्चों की पढ़ाई, माता पिता का आरोग्य और अपने सामाजिक रीति रिवाज उसमें से कैसे निकाले, ये उसके सामने एक वास्तविक सवाल होता है। वो नहीं चाहता है कि वो खूब पकाए, बाजार में बेचे और बहुत पैसे वाला बन जाए। वो चाहता है कि मैं सुख शांति से जीऊं, अच्छे से खाऊं और रहूं। लेकिन वास्तविकता यह है कि उसको बाजार में जाना है और कुछ ना कुछ बेचना है, तभी उसका परिवार आगे चलेगा। ये वास्तविकता से दूर जो बहुत नजदीक में आ रहा है, हम जीवामृत कैसे तैयार करें, खाद कैसे करें, मल्चिंग कैसे करें, ये सब हमारी समझ है, हमारी वास्तविकता है। लेकिन बाजार की एक जो बहुत तेजी से आ रही वास्तविकता ये है कि टेक्नोलॉजी में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। जो घर के काम करने के लिए किसी महिला को छोटा मोटा रोजगार मिलता था, वो बहुत तेजी से रोबोट कर रहा है और लोग नए रोबोट बसा रहे हैं जो आपका घर का कचरा पोछा कर देगा। बदले में ना कोई पगार तनख्वाह मांगेगा, ना छुट्टी मांगेगा, ना खाना मांगेगा। ड्राइवरलेस व्हीकल आ रहे हैं जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, वो अपने गंतव्य स्थान पर आपको लेके पहुंच जाएगा। जो जिसको हम डाकिया कहते थे, या अभी कुछ तैयार खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं और बाइक भगाते हुए लेके आते हैं, जो डिलीवरी का काम था, डिलीवरी मैन है। तो वो छोटे छोटे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया है। आप ऑर्डर करो, ड्रोन आपके घर के दरवाजे पे आपकी डाक भी पहुंचा देगा, आपका खाना भी पहुंचा देगा, बाजार से खरीदा हुआ सामान भी आपके घर के द्वार पे पहुंचा देगा। तो रोजगार कहां से आएगा? जो रोजगार इंसान के अधीन था आज तक, वो बहुत बहुत तत्कालीन समय में, आने वाले 2 से 5 साल में आपके हाथ से निकलने वाला है। तो एक तरफ मैं पूरा कर लूं, नहीं, वो मेरी तरफ कह रहे हैं। अच्छा, आपकी तरफ नहीं, आप बोली करो। अगर ठीक है आप चलाओ। तो ये जो वास्तविकता वो भी हमारे सामने आने वाली है, उसको चैलेंज करना है। उसकी शक्ति और हमारी शक्ति दोनों का कहां मैच हो सकता है, तो वो मैच, उसको चैलेंज करने के लिए जो माइट चाहिए आंदोलन में, विचार में वो शक्ति है। वैचारिक लेवल पे उसको हरा सकते हैं, लेकिन मैदानी लेवल पे हराने के लिए एक सामाजिक सामूहिक माइंडसेट तैयार करने के लिए, जो माइंडसेट आज बाजार के अधीन है, उस माइंडसेट को अपनी ओर लाने के लिए जो करना चाहिए वो करने के लिए हम सक्षम है क्या, या हमें और क्या क्या कदम उठाने होंगे। किसान आंदोलन के हर जगह जिक्र होता है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि किसान आंदोलन की जो भी सफलता है उसमें भी टेक्नोलॉजी का अहम हिस्सा था। सोशल मीडिया ने किसान आंदोलन को बहुत मदद की है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब चैनल्स वाले हो, जिनके जरिए देश भर में वो आंदोलन फैला। अगर इस विचार को हमको लोगों तक ले जाना है, और आज जो सामान्य समूह और समाज जो बाजार का गुलाम बन चुका है
उसको वहां से आजाद करवाने में हम इस टेक्नोलॉजी का किस तरह से रचनात्मक सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं। क्या ऐसे कोई विकल्प अपने पास अवेलेबल है या थोड़े प्रयत्न करने से हमको मिल सकते हैं? आदर्श स्थिति श्रेष्ठ है, समाज को वहीं जाना चाहिए। राज्य के सहारे कभी कोई समाज आदर्श स्थिति में नहीं पहुंचा है, चाहे वो कबीले हो, राजा हो, शहंशाह हो या डेमोक्रेसी हो। राज्य के सहारे कभी समाज सर्वोपरि नहीं हुआ है। समाज जब आजाद हुआ है तब वो कोई भी राजा से, शहंशाह से या डेमोक्रेसी में स्टेट के पावर से एक स्टेप ऊपर बैठा है, जब समाज आजाद हुआ है और अपने बलबूते खड़ा हुआ है। तो जहां तक ये सामूहिक शक्ति अपने बलबूते खड़े करने की बात है, उसके बिना मूवमेंट नहीं बनेगी। अभी जहां जितनी भी ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती हो रही है वो बहुत छोटे पैमाने पे स्कैटर्ड अलग अलग जगहों पे अपने सुख के लिए हो रही है, वो सामूहिक सुख के लिए नहीं हो रही है, ऐसी मेरी समझ है। उसको अगर सामूहिक सुख में हमको परिवर्तित करना है तो उसके लिए हमें उन लोगों तक पहुंचना होगा। पॉलिटिकल पावर कोई भी हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, जब तक कोई चीज बड़े मूवमेंट का स्वरूप नहीं लेती है तब तक कोई पावर उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। बात मानने की तो बात ही दूर है, उसको एक्सेप्ट तक नहीं करती है। तो वो जो स्टेट को जब तक डराने की क्षमता हासिल नहीं करेंगे, उनके वोट खींचने की क्षमता हासिल नहीं करेंगे। वोट खींचने का मेरा मतलब ये नहीं है कि खुद जाके पावर में बैठ जाना है, लेकिन जो खिलाफ जा रहा है उसे अगर हमसे हार का खतरा लगेगा तब तो वो अपनी बात मानेगा। जब तक हार का डर नहीं दिखेगा कोई अपनी बात मानेगा नहीं। मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए किसानों के बेटे बेटियां भी बहुत पढ़े लिखे हैं, काफी टेक्नोलॉजी में वाकिफ है, और जो किसान परिवार से नहीं है ऐसे भी लोग जो बाजारवाद से मुक्ति चाहते हैं, ऐसे लोगों का जो कि एक तरह से लाइक माइंडेड लोग हैं, उनके साथ हमें संपर्क बढ़ाना चाहिए, उनका सहयोग लेना चाहिए, और हमें जो आज हमारे व्यक्तिगत सुख का माध्यम है उसे सामूहिक सुख में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसके लिए महत्तम प्रयत्न हमें करने चाहिए। जहां तक स्टेट से मिलने वाली सहायताओं की बात है, अक्रॉस पार्टी सबने शासन किया है और काफी लोग शासन कर रहे हैं। भारत में एग्रीकल्चर को मिलने वाली सब्सिडी -106% है। यानी स्टेट आपको 100 रुपया अगर सब्सिडी देता है तो 106 रुपया आपसे वापस लेता है, यानी कि किसान 6 रुपये के घाटे में है। सब्सिडी या किसान सम्मान निधि से खुश होने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम बच्चे के लिए एक चॉकलेट भी 1 रुपये का खरीदते हैं, उस पर जीएसटी देते हैं। आप ट्रैक्टर पे जीएसटी देते हैं, ड्रिप पर, स्प्रिंकलर पर, खाद पर, बीज पर, किस चीज पर आप जीएसटी नहीं देते हैं? और एक परिवार अपने सालाना कंजम्पशन का जीएसटी निकाल के देख ले, 8%, 18% और 28% किस कैटेगरी में कितना क्या खरीदा, उसका आप अगर जोड़ लगा के देख लो, और स्टेट ने आप किसान परिवार को क्या दिया, इंक्लूडिंग खाद में सब्सिडी, खाद की सब्सिडी भी उसमें जोड़ के देख लो, आपको क्या दिया है और आपसे स्टेट ने क्या लिया है। मैंने गुजरात के बजट का एक मोटा मोटा हिसाब लगाया था कि किसानों को अलग अलग योजनाओं के तहत बजट में क्या एलोकेशन हुआ है, और एक एवरेज किसान परिवार जो 5 मेंबर्स का गिन के उसकी सालाना मिनिमम जरूरतें क्या होती है, उसका
एवरेज मार्केट रेट क्या होता है, किसानों से जीएसटी के रूप में जितना लिया गया उसका 1/3 अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लौटाया गया। और ये इसलिए लौटाया जाता है क्योंकि वो लौटाने वाली जो फिगर होती है उसके बड़े बड़े होर्डिंग बनाने होते हैं, और वो बड़े बड़े होर्डिंग के बल पे आपके वोट लेने होते हैं। ये राजनीति, वो आपका वोट प्रभावित करने के लिए होर्डिंग लगाने पड़ते हैं, और वो होर्डिंग में छापने के लिए, लिखने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए बजट में वो एलोकेशन करना पड़ता है। बजट एलोकेशन का कतई ये मतलब नहीं है कि वो पूरा का पूरा पैसा खर्च हो गया। 31 मार्च को जो पैसा खर्च नहीं हुआ है वो वापस चला जाता है। वो अनस्पेंट अमाउंट, खर्च नहीं की गई रकम, आज तक किसी फिनांस मिनिस्टर ने किसी अपने बजट प्रवचन में नहीं कही है कि हमने पिछले साल खेती के लिए इतना बजट अलॉट किया था, इसमें से इतना खर्च हुआ, इतना हम खर्च नहीं कर पाए और वो पैसे अब हमने वापस ले लिए। आप किसी भी एलोकेशन, जो बजट एलोकेशन है, उसका अनस्पेंट अमाउंट देख लीजिए, किसानों को क्या मिल रहा है, गांव को क्या मिल रहा है, उसका पता चल जाएगा। मैं हमेशा, मेरे संगठन के लेवल पे मैंने गुजरात में हमेशा ये मांग रखी है कि हम गुजरात में अगर 56% है जो खेती और पशुपालन पे अपना गुजारा चलाते हैं, हमें 50% बजट दे दो। 56 नहीं, 6% आप ही रख लो और ज्यादा रख लो, लेकिन 50% बजट हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए, इसका हमें लॉजिक बताओ। इस सवाल को लेके मैंने एक टोल फ्री नंबर घोषित किया। लिमिटेड संसाधन में मैंने गुजरात में काफी बाइक यात्राएं की, किसानों के गांवों में जा जाके छोटे छोटे समूहों में बात रख के मैंने ये कहा कि अगर आपको लगता है कि एग्रीकल्चर पॉलिसी जो गुजरात में नहीं है वो बननी चाहिए, एग्रीकल्चर कमीशन बनना चाहिए उसको लागू करने के लिए, बजट में किसानों को, गांवों को 50% हिस्सा मिलना चाहिए। एक बार जो कर्जा हुआ है वो सरकार की गलत पॉलिसियों के चलते हुआ है, किसान ने कभी कोई गलती नहीं की है, तो एक बार उसको राइट ऑफ, माफी नहीं मांगते हैं क्योंकि गलती हमारी नहीं है, गलती सरकार की थी, गलत पॉलिसियां बनाई और हमें कर्जे में डुबाया है, फिर भी हम माफ करते हैं, इसको राइट ऑफ कर दो। और चौथा, पांचवा जो मेरा डिमांड था वो ये था कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन कौन सा, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट नहीं। जो 50% बजट मिले उसमें से सरकारी इन्वेस्टमेंट और कोऑपरेटिव इन्वेस्टमेंट हो। एग्रीकल्चर को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन वो कोऑपरेटिव और सरकारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, अदानी के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इस 5 बातों से जो लोग सहमत हो वो टोल फ्री नंबर पे फोन करें। गुजरात में 54 लाख किसान है, मेरा टारगेट था कि मैं 25 लाख अगर मिस कॉल होते हैं उस पर तो पूरे डेटा के साथ मैं सरकार के सामने जाऊंगा कि ये 25 लाख किसान परिवारों की मांग है, आपको माननी पड़ेगी, नहीं तो चुनाव में हम आपके खिलाफ जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 12 लाख कॉल हुए और कोरोना का लॉकडाउन आ गया, तो मेरा जो बाइक यात्रा था वो रोक देना पड़ा और उसको फिर आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन उसमें भी मेरी यही मंशा थी कि जो मैं मांगे सरकार से मनवाना चाहता हूँ उसको लोगों का मैक्सिमम समर्थन कैसे हासिल किया जाए, और उसका जो सरलतम तरीका मुझे लगा वो तरीका बहुत मिनिमम खर्च में हमने यहाँ तक एग्जीक्यूट किया है। तो मुझे जो लगता है और मेरा जो सुझाव है वो यही है कि प्रकृति केंद्रित खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, जो भी नाम दे,
आदर्श स्थिति है, वहां हमें पहुंचना है। लेकिन आज की जो जमीनी वास्तविकता है उससे भी हम मुंह मोड़ नहीं सकते। इस कठिनतम वास्तविक परिस्थिति में से बाहर निकल के हम आदर्श स्थिति में कैसे पहुंचे, उसके लिए हम क्या 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 कर सकते हैं, उसके स्टेप वाइज ज्यादातर डिस्कशन होनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है, क्योंकि बाकी की जो बातें हैं वो हम लोग जानते हैं और हम लोग आपस में मिलके करते ही रहते हैं। और व्यक्तिगत अगर कुछ सवाल या समस्या आती है तो हम लोग संपर्क में हैं, एक दूसरे को फोन करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर इसको मूवमेंट के लेवल पे ले जाना है तो हमें मूवमेंट के तरीके से ही सोचना होगा, उसी तरह से प्लानिंग करना होगा और उसी गति से आगे बढ़ना होगा। ये मेरा विनम्र सूचन है। धन्यवाद। धन्यवाद साहब।